मेरा बात नहीं सुनते। देखो, हम लोग अभी तक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस समझ लो। एग्रीमेंट मीन्स होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। यानी एग्रीमेंट इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल होगा उसका स्वीकारण होगा। और एग्रीमेंट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिस एग्रीमेंट को आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं। तो सर किसको आप लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं? व्हाट इज इन्फोर्सबिलिटी? क्या होगा कि कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा? देखो, एग्रीमेंट में दो तरह का ऑब्लिगेशन होता है, लीगल और सोशल। तो लीगल है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कैपेबल है। लेकिन अगर सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन मतलब जैसे आपके पापा वादा किए थे कि बेटा टॉप कर दे, हम गाड़ी देंगे, और तुम जब रात को दिए तो गाली दे दिए, गाड़ी नहीं दी, अपने लिए पढ़ा लिखा है ना, भाग ऐसे, तो आप केस करके गाड़ी ले सकते पिताजी से। लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े थे कि सेक्शन 10 में बताया हुआ है कि क्या एसेंशियल एलिमेंट होने से इन्फोर्सिबिलिटी होगा। प्रॉपर ऑफर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, या एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए, कैपेसिटी। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह का मेन होता है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड मतलब जिसमें सारा सेक्शन 10 का बात पूर्ण होता है, ठीक है। और वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है। वॉइड एग्रीमेंट आर दोस एग्रीमेंट जो वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है, पहले दिन से। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आगे जाके इन्फोर्सिबिलिटी मिस कर जाएगा, यानी अब वो इन्फोर्सिबल नहीं है दोनों पार्टी द्वारा, ठीक है ना। यही फर्क था। इनलीगल बताए थे, वॉइडेबल बताए थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्रिएशन के आधार पे, वैलिडिटी के आधार पे, परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन, लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन के भी आधार पे। डन बच्चों, इतना हम लोग किए थे। पास्ट जो भी बच्चे मिस किए उनको वीडियो बैकअप मिल जाएगा। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर मतलब होता है, सेक्शन 2A में बोला है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, व्यक्त करेगा, टू अनदर पर्सन, इधर इधर ध्यान दीजिए, willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that, वो बंदा का बात हो रहा है, that such act or abstentions shall be called as offer, या फिर, ठीक है ना, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल क्या नहीं होगा? ऑफरर होगा। और टू whom it is made, ऑफरी या प्रोमिसी, ऑफरर या। अच्छा, हम लोग रूल्स रिगार्डिंग पढ़ लिए थे। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर क्या था? पहला तो सर्टेन एंड डेफिनेट। आप क्या ऑफर दे रहे हो मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए ना, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आया ना, मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ हुम। ऑफर में भी स्पेशल और जनरल हो सकता है। स्पेशल मतलब जिसको दिया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पर्सन या पर्सन को दिया जा रहा है। और जनरल ऑफर एनीवन, पब्लिक एट लार्ज को दिया जा रहा है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। फिर हम लोग एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पढ़े थे। एक्सप्रेस मतलब लिख के या बोल के हो, इम्प्लाइड मतलब जो कार्य करके हो, बाय कंडक्ट। इसी में टैसिट भी होता है एक पार्ट, ठीक है, वो हम लोग समझे थे। ऑफर मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्या हो? ऑफर कैपेबल होता है एक्सेप्ट होते ही एग्रीमेंट बने, लेकिन एक्सेप्टेंस, इन्विटेशन टू ऑफर सिर्फ एक स्टेप है कि आइए आप ऑफर रखिए, ठीक है ना। तो अगर किसी को आप इनवाइट किए कि आइए, इनविटेशन टू ऑफर, पेपर में ऐड, तो बंदा वो ऐड देख के आया, तो वो आप ऑफर थोड़ी दिए है, वो आके ऑफर देगी, ठीक है ना। मतलब अगर वो ऐड देख के आ गया, तो अगर उसको ऐड स्वीकार है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा? नहीं, वो ऑफर रखने आ रहा। समझ गए क्या? और नॉन कंप्लायंस वाला बात पढ़े थे कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हाँ माने, ठीक है ना। कैटरीना शादी का एक एग्जाम्पल दिए थे, बस मुड़ाते हुए हमारे भाई साहब थे। रिवोक कर कब हो सकता है ऑफर? तो बाय नोटिस बिफोर एक्सेप्टेंस हो सकता है। ये सारा बात हम लोग सारे केसेस को पढ़ लिए थे। फिर कम्युनिकेशन कब मानेंगे कि आप ऑफर कम्युनिकेट कर लेंगे? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज ऑफरी। ऑफरी के नॉलेज में जब आएगा तब। चिट्ठी भेजे, 8 को पहुंचा, 12 को पढ़ा, 14 को, तो बताइए क्या मानेंगे? जब कम्स टू द नॉलेज। टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ लिए थे। क्रॉस और काउंटर में डिफरेंस क्या है? क्रॉस ऑफर में क्या था? आप
सेम ऑफर एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के इग्नोरेंस में। काउंटर ऑफर में क्या होता है, मॉडिफाई करके वेरिएशन, जैसे मान लिया हम बोले 15 लाख में मेरा घर खरीदेगा, बोला 12 लाख में लेंगे, तो अब ऑफर कौन दिया, ये दे। काउंटर ऑफर में क्या होता है, सामने वाला ऑफर रख देता है। क्रॉस ऑफर में सेम ही ऑफर दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, स्टैंडिंग ऑफर बता दिए थे। आज जो चालू होने वाला है, ठीक है, फ्रेश टॉप। तो हम लोग जब पहला टॉपिक ही स्टार्ट किए थे ना एसेंशियल एलिमेंट में, तो पहला हेड क्या था, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का भी रूल होगा, ठीक है। क्या है रूल, पहले पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस क्या। देखो 2A में बोला था ऑफर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 2A में बोला था ऑफर, 2B में बोला है एक्सेप्टेंस। क्या होता है एक्सेप्टेंस, कोई भी एग्रीमेंट बनने के लिए पहले ऑफर चाहिए, फिर उसका स्वीकारण होगा। नहीं स्वीकारेंगे तो वो एग्रीमेंट थोड़ी बनेगी, ठीक है ना। पहला क्या होगा, अब हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्टेंस क्या। द प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड, प्रस्ताव ऑफर को मानेंगे, कहेंगे कि एक्सेप्टेड है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब बंदा जिसके लिए प्रपोजल बना है व्यक्त करेगा हिज सहमति देयर। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, समझ गया क्या। कब मानेंगे कि एक्सेप्ट हो गया है, जिसके लिए बना है जब वो अपना सहमति दे। डन क्या, इसको 3 पार्ट में हम लिख दिए। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम, ये एमसीक्यू है। प्रपोजल जैसे ही स्वीकारेंगे क्या बोलेंगे उसको, ऑब्वियस बने, ठीक है। आगे बढ़े। व्हेन एक्सेप्ट, हु कैन एक्सेप्ट, सॉरी व्हेन बोल दिए, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, भाई जिसके लिए बना है, ठीक है ना। कौन, ओनली बाय द पर्सन फॉर हुम द ऑफर इज इंटेंडेड, या फिर टू हुम इट इज एड्रेस्ड, यानी टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए बना है, यानी कौन होगा, ऑफरी, हाँ या ना, वही एक्सेप्ट कर सकता है ना। इसका मतलब ऑफरी ही एक्सेप्टर है, हाँ या ना। इसीलिए बात यहां पर रुका हुआ था समझाना। देखो आप देखो, ऑफरी के बगल में क्या लिखा हुआ है, ऑफरी के बगल में एक्सेप्टर लिखा है ना, कि जिसको ऑफर दिया जा रहा है वही तो एक्सेप्टर होगा, है ना। समझ गए क्या बच्चों। तो एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा कि प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम, याद रहेगा, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके लिए बना, ओनली फॉर हुम इट इज इंटेंडेड या एड्रेस है। ये वर्ड होगा एमसीक्यू में, वही लिखा होगा। अब रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एक्सेप्टेंस, मतलब हम लोग पढ़ लिए एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसको स्वीकार कौन कर सकता है, ठीक है। प्रॉमिस, प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट होगा क्या बन जाएगा बच्चों। अब एक्सेप्टेंस का रूल्स क्या, क्या लिखा हुआ है, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब अगर हम किसी को ऑफर दे रहे हैं कि भाई साहब 15 लाख में मेरा घर खरीदिएगा, तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड मतलब कि जैसे बोले वैसे ही स्वीकारना होना चाहिए। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब होता है, क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइड मतलब जब आप वेरिएशन करें, विदाउट वेरिएशन या मॉडिफिकेशन। सर अगर किया तो तब वो एक्सेप्ट थोड़ी कर रहा है, वो तो काउंटर ऑफर दे रहा है। अब एक्सेप्टेंस मेरे ऊपर हो जाएगा ना। जब भी आप काउंटर ऑफर देते तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स खत्म, अब आपका वाला ऑफर हो गया, अब मेरे ऊपर है, हम स्वीकारण करने वाले हो गए, आया ना। समझ गए क्या। तो जब भी ऑफर होगा तो मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, ठीक है। मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल मैनर, ठीक है, क्या है बताएंगे। उसके पहले मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर में भी हम लोग ये बात पढ़े थे, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हाँ या ना, याद करो। 1 मिनट रुकिए। हाँ, पहले ऑफर में क्या पढ़े थे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ हुम, ऑफरर, सॉरी ऑफरी। ऑफर मस्ट बी, ऑफर का बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस करें। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ ऑफरी, जिसके लिए बना है, और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विथ ऑफरर, जो ऑफर दिया उसी को ना, ठीक है।
विद इन रीजनेबल टाइम। अब आते हैं हम लोग सीधा अपने इंस्टीट्यूट के मैट, हम वहां से अब कुछ क्वेश्चन आपको दिखा, और वही चीज हम शॉर्ट में लिखे, वो आपको हाँ, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, आई ध्यान दिया जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक्सेप्टेंस। टू बी में डिफाइंड है एक्सेप्टेंस, मतलब एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन, यही बोल रहे थे ना, हु कैन एक्सेप्ट, तो ओनली बाय द पर्सन फॉर हुम द ऑफर इज इंटेंडेड, आया ना, और एन ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड बाय हिम और, ये कहां पढ़ लिए थे हम लोग, बताइए, स्पेशल ऑफर में। ऑफर अगर जनरल है तो एनीवन कैन एक्सेप्ट, अगर स्पेशल है तो ओनली जिसको दिया गया वही एक्सेप्ट करेगा, वही तो बात बोल रहा है कि ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी स्पेशल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, ओनली जिसके लिए बना है। ऑन द अदर हैंड एन ऑफर मेड टू अ क्लासेस ऑफ पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ दैट क्लास, एन ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब जनरल ऑफर का बात हो रहा है, तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, समझ गया क्या। अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन को किया गया तो वही सच पर्सन ओनली, अगर क्लासेस ऑफ पर्सन है तो सच क्लास उस ग्रुप का मेंबर, और अगर पब्लिक एट लार्ज को है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब वैलिड एक्सेप्टेंस का रूल क्या क्या है, रूल पढ़ रहे थे, पहला क्या है, मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब कोई भी फेरबदल नहीं, जैसे दिया है वैसे ही आप स्वीकार रहे हैं। देखो ये पढ़ लेते एक बार, in order to be effective there must be absolute unqualified acceptance of all the terms of the offer। qualified acceptance rejection होता है, qualified मतलब कि आप जो फेर बदल कर रहे हैं, एग्जाम्पल से बता दिए, जैसे कि देखो कोई भी एक पढ़ देते हैं, हम यहाँ पढ़ते ये वाला पढ़ते, कोई भी आप पढ़ सकते थे, जे ऑफर टू सेल हिज काउ टू के रिप्लाई दैट ही वुड बाई इट ओनली इफ गिव, बछड़ा अगर देगा तो वो एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड नहीं हुआ, मैंने अनक्वालिफाइड नहीं हुआ, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुआ। अब फिर बदल कर रहे थे तो स्वीकार थोड़ी कर रहा, काउंटर ऑफर दे रहा है, समझ गए क्या। तो सर इससे दिक्कत क्या, आप स्वीकारे कहा, आप तो ऑफर दे दिए, समझ गए क्या। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, किससे कम्युनिकेट करेंगे बच्चों, it must not only be made by the offeree but must also be communicated with the authority of offeree to the offerer। ठीक है, अब इस पे केस स्टडी दिया हुआ है, जैसे कि आप कोई भी पढ़ सकते थे, जैसे लालमैन शुक्ला, गौरी दत्त, देखो क्या बोला है, ये केस स्टडी हम लोग समझेंगे क्या है। अपने सर्वेंट को बोलता है कि मेरा भतीजा या भांजा मिसिंग है, केस स्टडी बता रहे, आप ढूंढ के लिया दो, उसको बोलता है। बाद में जब वो ढूंढने चला जाता है तो वो ऑफर देता है कि जो भी ढूंढ के ले आएगा उसको अब रिवॉर्ड देंगे। अब जो उसका नौकर रहता है उसको ऑफर का पता नहीं रहता, वो ढूंढ के ले आ देता है, बाद में बोलता है ये ऑफर हमको अब ये रिवॉर्ड चाहिए जो आप बोले थे कि जो भी ढूंढ के लाएगा तो हम रिवॉर्ड देंगे। तो बताओ ये वैलिड है क्या, वो ले सकता है, नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि वो स्वीकारण थोड़ी किया था, ऑफर उसको थोड़ी दिया है, समझ रहे हैं, इसीलिए कम्युनिकेट वो एक्सेप्टेंस जरूरी है। ठीक है, अब जैसे बोला पब्लिक एट लार्ज को दिए थे तो हम भी तो उसी में आ रहे हैं भाई, लेकिन जब आप गए थे तब आपको नहीं पता था ये बात, आप इग्नोरेंस में थे, आपको ये बात पता ही नहीं था। एक केस स्टडी कुछ लिखा हुआ, आप समझ गया क्या, मस्ट बी कम्युनिकेट। वही देखो ऊपर जो हम स्टार बना के बोले थे ना कि आगे पढ़ेंगे बता देंगे, ये वाला यूजुअल मैनर वो है कि अगर एक्सेप्टेंस का कोई मैनर बोला हो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। देखो स्वीकार करने का एक तरीका होता है, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कोई तरीका बताया हुआ है कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट है तो आप ऐसे टोकन मनी दे दीजिएगा या कुछ तरीका है, ठीक है, तो अगर स्वीकारना होगा तो उस मोड के हिसाब से ही होगा ना, इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब और रीजनेबल मैनर। अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई भी तरीका बताया हुआ नहीं, तो जो रीजनेबल होगा मतलब जो चल रहा हो, ठीक है ना,
जैसे मान लो हम लोग का सीट लिमिटेड है, फाउंडेशन का बैच है, तो हम लोग क्या बोले, जिसको भाई ज्वाइन करना है तो वो रजिस्ट्रेशन कर, जो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराया है मिल गया। तो अगर आपको एक्सेप्ट है ऑफर ज्वाइन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कराए ना, ठीक है। तो ऑफर एक्सेप्ट करने का अगर मोड है प्रिस्क्राइब तो वो होगा, नहीं है तो जो रीजनेबल चल रहा हो। इफ द ऑफर और ऑफर प्रिस्क्राइब नो मोड, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू द यूजुअल, सम यूजुअल और रीजनेबल। अगर कोई तरीका नहीं बताया हुआ है तो जो रीजनेबल जो उचित चल रहा होगा वहां पे उस हिसाब से एक्सेप्ट हो। रेलवे कोई ऑफर निकालता है, एक्सेप्ट के लिए क्या होता है, टेंडर होता है ना, ऑप्शन होता है। तो आपको अगर स्वीकार है तो प्रोसेस से ज्यादा होगा कि ऐसे ही हो जाएगा, समझ गया है। तो अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब है तो स्वीकारण भी कैसे होगा, हम घर बेच रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या देना होगा, डाउन पेमेंट कुछ करना हो, टोकन मनी। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा, टोकन मनी, मोड प्रिस्क्राइब है ना। समझ गए क्या, हार्ड था। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात था वो ये है कि एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड होने को एक्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम और बिफोर ऑफर लैप्स। भाई अगर आपको स्वीकार है तो आप कब तक कितना में देंगे, जो रीजनेबल टाइम है, या फिर जो ऑफर लैप्स नहीं हो जाता, लैप्स मतलब जब तक खत्म नहीं हो जाता। जैसे हम बोल के रखे कि भाई मेरा बाइक खरीदेगा 7 दिन के अंदर बता, तो 7 दिन के अंदर अगर बताएगा तब ना स्वीकारण है, 10 दिन के बाद बता रहा है, हम बोले बेच दी, अरे सर आप हमको ऑफर दिए थे, लैप्स हो गया भाई, 7 दिन बोले थे ना आप, 10वां दिन। अगर स्वीकारण करना है तो विद इन दी रीजनेबल टाइम, मतलब अगर कोई टाइम नहीं बोला है तो रीजनेबल, ठीक है। जैसे मान ले अमरजीत को एक लड़की प्रपोजल दी थी, अमरजीत बोले सॉरी अमर, अमर उस समय सीएमए कर रहा था और इसको जोश था कि बन जाएगा सही, ठीक है। तो अमर को ऑफर दी कि शादी करोगे मेरे से, उस समय हम नहीं दी। अब 1 साल 1.5 साल, इसका कई साल हो गया सीएमए करते हुए, मम्मी बोल रही है कि नहीं पतों का दरकार है, घर का काम का जिम्मा हो जाए। अब ये लड़की के दरवाजे पे वापस गया, खटखट खटखटा रहा। तब तक वो किसी को फोन पे बोली, ये जी हकीज लेते आइएगा, तब तो अरमान वही चूर चूर हो गया। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप, तुम मेरे को ऑफर दी थी, घर पर साली, अरे एक्सेप्टेंस का वेट तो करती। बोली वेट तो किए थे, क्या वेट की थी, 1 ही साल तो होने जा रहा है, इतना में हकीस मंगा रही है, यानी कुछ ही महीना बाद कोई एक्सेप्ट कर लिया था। समझ गया क्या, अरे बोलेगी ना रीजनेबल, कितना वेट करते, दिया जलाए थे आपके नाम का, एक दिन झोंका आया बुझ गया। अगर कोई टाइम नहीं बोला हो तो विद इन दी रीजनेबल, ठीक है ना। देखो ये स्पेलिंग हम ठीक किया, आपकी बुक में राइट है क्या कि रॉन्ग है, ई नहीं था ना, हम ठीक किए इसको। देखो एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रीसीडेड एन ऑफर, मतलब पहले, एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले हो सकता है क्या, वही बात है, पहले नहीं हो सकता, बिफोर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, वही बात, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफर, ठीक है ना। ये इट शुड नॉट बिफोर द, पहले नहीं हो सकता। तो ऑफ एक्सेप्टेंस ऑब्वियस बात है ऑफर के बाद हो, हार्ड था क्या ये। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज, एक्सेप्टेंस कौन देगा, जिसको ऑफर दिया गया। अब मान लो ये चंपा को ऑफर दिया था शादी, बगल वाले गेट से चमेली खोल के बोल रही है हम करने के लिए रेडी है, तुमको बोले थे हम, दरवाजा वापस मुंह पे बंद कर देगा, यहाँ दिल टूट गया है मेरा, ठीक है। समझ आया, ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, और एक्सेप्टेंस, सॉरी एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन, आप स्वीकारण उसी को देंगे जो ऑफर दिया। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्ट ओनली बाय द पर्सन और पर्सन टू whom it is meant and with whom it imports an intention to contract. It cannot be accepted by another person without the consent of, दूसरा कोई एक्सेप्ट कर सकता है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यू, अगर रिजेक्ट कर दिए तो फिर कैंसिल हो गया ना, वो ऑफर तो वही खत्म। तो अगर एक्सेप्टेंस होगा तो रिन्यूअल होगा, फिर से ऑफर हो, वो ऑफर तो गया,
ऐसे मानते हैं कि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था कि रिजेक्टेड ऑफर अगर एक्सेप्ट हुआ है तो नहीं हो सकता, रिन्यूअल होने पे ही रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक बार रिजेक्ट हो गया तो कैंसिल फ्रेश ऑफर होगा तभी उसका एक्सेप्टेंस हो सकता, ठीक है ना। अब आते हैं कब आप एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते। हम लोग पढ़े लिए थे कि ऑफर कब रिवोक कर सकते, रद्द ऑफर कब आप कैंसिल कर सकते, बिफोर एक्सेप्टेंस, आया ना। मतलब स्वीकारने से पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी को प्रस्ताव दिया कि मेरा जमीन खरीदेगा, अब उसके हाँ बोलने से पहले बोल दिया नहीं भाई तुमको नहीं बेचेगी, ठीक है। अब आ रहे हैं क्या एक्सेप्टेंस को कोई रिजेक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है, हाँ तो बोल दिया हम लेंगे। आपको पता है ऑफर व्हेन एक्सेप्ट बिकम एग्रीमेंट, पहला ही टॉपिक था ये, ऑफर व्हेन एक्सेप्ट बिकम, और एक्सेप्टेंस मैंने बिकम एग्रीमेंट। तो अगर बोल रहा है क्या, अगर रिवोक करना है तो कब रिवोक करें, अगर आप स्वीकारण, देखो स्वीकारण कर चुके हैं तो क्या होगा, लेकिन इसमें है बिफोर आप एक्सेप्ट रिवोक कर सकते हैं उसके नॉलेज में आने से, ठीक है। एंड वेर एज अंडर इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस इज इररिकवेबल, अगर हाँ बोलती है तो आप इररिकवेबल है। एमसीक्यू में आएगा तो पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश लॉ में रिवोक कर सकते हैं, हमारे जो इंडियन लॉ है उसमें इररिकवेबल, रिवोक नहीं कर सकते, आप कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन वाला बात में तो वहां पे हम लोग ये क्लियर समझेंगे। आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का बात करना। और एक लाइन था आपको वहां नहीं मिला, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया, चुप रहना हाँ तो नहीं है, अगर कोई रिप्लाई नहीं किया तो आप उसका हाँ मानेंगे। ये उसी में पढ़े थे ना, कैटरीना वाला एग्जांपल जो बोल रहे थे कि वो रिप्लाई नहीं, अगर रिप्लाई नहीं करेगी तो हम हाँ, भाई चुप रहना हाँ तो नहीं है, रिजेक्शन भले हो सकता है, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो लड़की की शादी करूं तो अमर जाके उसके घर के सामने बवाल कर रहा है, बोला है तुम शादी कैसे कर ली, ऑफर तो हमको दी थी। तो बोले अरे तुम तो कोई रिप्लाई नहीं किया, अरे ना भी तो नहीं बोले, हाँ नहीं बोला, वो सिर्फ लफ्ज में नॉट वो करने के काम आता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नहीं चलता, समझ गए। अगर साइलेंट है तो ना है, हाँ तो नहीं, समझ गए। अमर के मन में उस समय क्या था, पाप, सोचा बेहतर मिल जाएगी, समय चला गया कोई नहीं मिली, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग टॉपिक में, क्या जैसे हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब मानेंगे, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज, जिसके लिए बना, यानी ऑफरी के नॉलेज में जब आ जाए। उसी तरह एक्सेप्टेंस का अगर बात करें, कब मानेंगे कि आप कम्युनिकेट कर, कब मानेंगे, दो पक्ष का बात होगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब ऑफरर, जो ऑफर दिया है, हाँ या ना हम लिख देते हैं, इसका मतलब कौन हुआ, ऑफरर। ध्यान से समझिए, जैसे मान ले आप सभी को पता है, अब तुम बताओगे इसका जवाब दो, ऑफर कब रिवोक हो सकता है, ऑफर कब रिवोक हो सकता है, बाय नोटिस बिफोर एक्सेप्टेंस, एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, हाँ एक्सेप्ट करने के पहले आप रिवोक कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सेप्ट, यानी कब मानेंगे, अब ये मुद्दा होगा कि नहीं कि भाई वो कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं, कब मानेंगे। जैसे मान लिया अमर को ऑफर दे रहे, ध्यान से सुनिएगा केस, हम अमर को कोई ऑफर दे रहे, अब मेरे को मना करना है, तो इसके हाँ बोलने से पहले हम मना करेंगे ना, अगर ये हाँ बोल दिया तो क्या बन गया एग्रीमेंट, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस तो एग्रीमेंट, तब नहीं कर सकते, तब इसको रिवोक नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि हम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कब ये एक्सेप्टेंस कर चुका है, मतलब कम्युनिकेट कर चुका है। जैसे हम इसको बोल रहे हैं कि भाई साहब हम आपको अब ऑफर नहीं देना चाहते, अरे सर हम तो हाँ बोल दिए, ठीक है ना। तो कब मानेंगे आप इसके पॉइंट ऑफ, व्हेन इट इज
पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज आउट ऑफ द पावर टू हुम इट इज मेड। यानी अमर अगर चिट्ठी से रिप्लाई कर रहा है, हम इसको बोले कि भाई सुनना हमको ऑफर कैंसिल कर, तो बोले सर कैसे, हम तो हाँ बोल दिए, मतलब ये रिप्लाई कर चुका है, ये आउट ऑफ द पावर है, ये रोक सकता है क्या उस रिप्लाई को? अब देखो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होता, ये पोस्ट वाले में तो दिक्कत होगा कि कम्युनिकेशन, हम इसको हाँ बोल दिए, हम इसको ऑफर दिए, ठीक है, अब ये मेरे को रिप्लाई करेगा हाँ, मेरे को अभी मिला नहीं है, हमको बीच में लगा इसको चुरवा को क्यों बेच रहे, किसी और को बेच देते, हम इसको बोले सुनना अमर हम तुमको नहीं बेचना चाहते, तब ये क्या बोलेगा सर हम तो हाँ बोल दिए। यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम मानेंगे कि मेरा पावर गया, ये कम्युनिकेट कर चुका है, जब अगला के पावर से चला जाए कि वो रोक नहीं सकता। समझ गया क्या? और अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये मना करना चाहता है, ठीक है ना, तो ये मना करना चाहता है, जैसे मान लो हम इसको ऑफर दिए कि तुम मेरा घर खरीदेगा, ये बोल दिया हाँ, अब इसको पता चला सर महंगा बेचे, अब ये ना बोलना चाहिए, एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहिए, तो कब कर सकता है? मेरे नॉलेज में आने से पहले। चिट्ठी भले बेच चुका है, मेरे नॉलेज में आने से पहले अगर रिवोक कर दिया, सुनिए ना सर हम नहीं ले, तो भले चिट्ठी बाद में पहुंचेगा, तो पहले तो ये रिवोक कर चुका है ना, तो व्हेन इट कम्स टू द, मतलब मेरे नॉलेज में जब तक नहीं आ जाता तब तक इसके पास पावर है, तो दोनों के पक्ष से कब मानेंगे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है? एक्सेप्टर के तरफ से, सॉरी प्रपोजर ऑफरर के तरफ से सोचेंगे जब वो चिट्ठी उसके पावर से चला जाए तब, कि रोक नहीं सकता, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कब होगा? जब उसके नॉलेज में आ जाए। आया ना? इस एग्जाम्पल को हम ऐसे कबूतर वाइज समझाए थे। देखिए पहले ऑफर का बात करते हैं, ध्यान से देखो, मिस्टर एक्स ऑफरर है, हाँ या ना? दिख रहा है सभी को? मिस्टर एक्स ऑफर दे रहा है वाई को, कब मानेंगे कि वो कम्युनिकेट कर लिया उसे? कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ वाई। आया ना? अब देखो वाई को हाँ बोलना है, तो वाई को अगर हाँ बोलना है तो वाई कब मानेगा कि वो कम्युनिकेट कर लिया? जब एक्स के नॉलेज में आ जाए, हाँ या ना? जब वो मिस्टर एक्स के नॉलेज में आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना? और एक्स कब मानेगा कि एक्सेप्टेंस हो चुका है? जब चिट्ठी उसके पास से, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। रोक नहीं सकता, ठीक है, ठीक है ना? राजा रानी कुछ था ऑफर रिवोक करने का, वही जो स्टोरी अभी समझाया ना रिवोक का, वही लिखा। समझ गया क्या बच्चों? यस सर, इतना इजी टॉपिक था, इससे रिलेटेड सम क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, कर लेंगे, ये दो पार्ट में है, जब क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो देखेंगे कैसे आता। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसिडरेशन। हो गया क्या वो खत्म? बुक में भी उतना ही, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं कंसिडरेशन में, क्या अगला टॉपिक कंसिडरेशन ही है, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड, वो हम लोग कहाँ पढ़े थे? इंट्रो में ही पढ़ ली थे। कुछ एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड है, आप करते तो वर्ड फ्रॉम वेरी बिगनिंग है, सुन लेंगे बता देंगे, कंसिडरेशन के बाद बता देंगे, ठीक है। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं किसमें? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं लॉ के लैंग्वेज में? देखिए, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, क्विड प्रो क्यू, ठीक है। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आया तो ये टिक लगाना है। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, मीनिंग देख लिए क्या? देखो कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2D में बोला, कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ। टॉपिक पे ध्यान दो इधर, ठीक है। सभी कोई पेज नंबर में मूव कर चुका है? पहले यहाँ पे नोट्स पे ध्यान देंगे, फिर अपने बुक में हम लोग पहुंचेंगे। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सभी को दिख रहा है क्या? और जूम कर, ये है डेफिनेशन, ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, पूरा डेफिनेशन पढ़ते फिर इसमें से पूरा एमसीक्यू निकालने जाते। और कैसे एमसीक्यू निकाल? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर,
आपको पता है ना किसी भी एग्रीमेंट में दो बंदा होगा, प्रोमिसर, प्रोमिसी। प्रोमिसर मतलब प्रॉमिस देने वाला, ऑफरर, हाँ या ना, ऑफर देने वाला। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी मतलब जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो या कोई भी, हैज डन कुछ किया है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या करने से परहेज। हैज लिखा है ना, हैज मतलब पास, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट, अभी का बात हो रहा है। प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम, प्रॉमिस टू डू यानी फ्यूचर, मतलब व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कंसिडरेशन मूव किसके डिजायर से होता है, प्रोमिसर। मूव एट द डिजायर ऑफ, ये एमसीक्यू में पूछेगा कि कंसिडरेशन किसके डिजायर से मूव होता है, और द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कौन दे सकता है, प्रोमिसी खुद या कोई भी, यानी देयर मे बी स्ट्रेंजर इन अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है, हाँ या ना बच्चों, कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है। समझ में आया क्या? अरे हमको इससे पैसा पाना है, ये दे, चाहे हर्षित दे दे, हमको तो पैसा से मतलब है ना। तो कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है क्या, क्योंकि प्रोमिसी खुद या कोई और पर्सन। देखो, हैज डन यानी पास्ट कंसिडरेशन, डस यानी प्रेजेंट कंसिडरेशन, और प्रॉमिस टू डू यानी कर चुका है, कर रहा है या करेगा। आप प्रॉमिस करे या करने से कर परहेज कर चुका है, कर रहा है या करेगा परहेज, ठीक है ना। तो सच एक्ट और एब्सेंट, और वो प्रॉमिस क्या होगा, कंसिडरेशन का। यानी आप एमसीक्यू में देखिए क्या, ये जब डेफिनेशन आप देखते हैं 2D का, तो आप इसको पढ़ के ये समझ में आया कि प्रॉमिस जो किसके डिजायर पे मूव करता है, प्रॉमिसर पे, हाँ या ना। और स्ट्रेंजर हो सकता है, प्रॉमिसी खुद या थर्ड पार्टी भी हो सकता है। और कंसिडरेशन कितने तरह का होता है, 3, पास्ट, प्रेजेंट और, समझ गया क्या? पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, प्रेजेंट तो अभी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। देखो पास्ट कंसिडरेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले हो, ना ऑफर था ना एक्सेप्टेंस है, तभी आप कर चुके हैं। पास्ट कंसिडरेशन बोल के कुछ होता ही नहीं है, या तो प्रेजेंट होता है या तो फ्यूचर। जैसे तुम अभी मेरे को फीस दे दो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फीस दे दो, हम तुमको 6 महीना में कोर्स कंप्लीट करा देंगे, तो तुम दे दिए अभी। यानी अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज कॉन्ट्रैक्ट पढ़े तो ये क्या पार्टली परफॉर्म है ना, तुम पैसा दे दियो, एक परफॉर्म, बायलैटरल, यूनिलैटरल, याद आ रहा है परफॉर्मेंस के आधार, तो क्या बताए, तुम पैसा दे दिए, तो ये हो गया प्रेजेंट। हम तुमको पढ़ाएंगे फ्यूचर हुआ कि ये पास्ट और फ्यूचर है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट है, और आगे जो होगा फ्यूचर होगा। पास्ट तो कुछ होता ही नहीं। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन मेड बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मेड होने से पहले ही जो कंसिडरेशन हो चुका है उसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ तो है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो उसके पहले का कंसिडरेशन कैसे हो सकता, कुछ तो बात होगा। तो आपको बस ये समझ के रखना है, पास्ट कंसिडरेशन मतलब जो बिफोर, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंट मतलब अभी हो रहा है एक पार्ट, या दोनों अभी हो गया। और फ्यूचर मतलब दोनों बाद में होगा या एक अभी बाद में, हाँ या ना। ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर यहां लिख दिए, सॉरी, रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या रूल, मस्ट बी गिवन ओनली एट द डिजायर ऑफ, बता चुके। इट मे बी मूव फ्रॉम, देयर मे बी स्ट्रेंजर इन अ, कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, नीड नॉट टू बी, उचित है जरूरी नहीं है, एडिक्वेट है जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब इन एडिक्वेसी कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कंसिडरेशन होना चाहिए। उचित है कि नहीं वो कोई लेना देना नहीं है। अगर कंसेंट फ्री है, आपका कंसेंट जो है वो फ्री है,
कंसेंट, समझ गए क्या था टॉपिक, याद है, कर्सन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड, वो नहीं है तो भाई कम में बेचो, कम में एग्रीमेंट हो, कोई लेना देना नहीं है, बस होना चाहिए, है ना, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट बी रियल, समथिंग अदर दैन प्रोमिजर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो उसका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं समझिए पॉइंट, अरे वेरी इंपॉर्टेंट लिखे समझाते हैं। जैसे अमर एक सरकारी अधिकारी, ठीक है, तो इसको कोई काम करना है, मान लो मेरा राशन कार्ड, ठीक है, उनको बोला सर 5,000 रुपया लगेगा, टेबल के नीचे से, टेबल के नीचे दो दो बीबी है सर, एक को यहाँ यूपी में रखे हैं, एक को बंगाल में रखे हैं, मेंटेनेंस, खाली वेतन से मेरा काम चलेगा, तेरा प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो मेरा है, लेकिन हम सब पे थोपेंगे, जब हम सुख से नहीं रह रहे हैं तो किसी को रहने देंगे। हो ही सकता है, देखो ये जिसके लिए 5,000 रुपया मांग रहा है उसके लिए लीगली बात है ना ये करने के लिए, तो ऐसे चीज के लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता जो चीज आपका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ना। अब स्कूल में हम टीचर है, हम पढ़ा रहे, साइड से बोले सुनो कुछ पूछा नहीं, कोचिंग में बताए, उसके लिए अलग से पैसा, तो इसके लिए नर्क में अलग से व्यवस्था है मेरे लिए, इधर भी है, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जैसे अमर हमको ऑफर दिया था कि सर आपको अगर थोड़ा चरस से आजा चाहिए तो हम सप्लाई कर फीस में थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कंसिडरेशन लॉफुल है क्या, मान लो हम पढ़ा दिए, कल को हमको नहीं मिला तो केस कर पाएंगे, तो ये था रूल। अब आते हैं नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना कंसिडरेशन के गया है तो, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी वो वैलिड, वो है सेक्शन 25, सेक्शन 25 में बताया है कि क्या एक्सेप्शन, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, मतलब अगर पार्टीज के बीच में क्लोज रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, माँ बेटा, ऐसे जो क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो उसमें कंसिडरेशन का दरकार नहीं है। आप अगर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कुछ किए, जैसे प्रदीप सर अपने वाइफ के लिए घर खरीद दिए, ठीक है, कंसिडरेशन बदले में कुछ नहीं है, उल्टा घर में जाते तो कभी ना कभी ताना ही सुनते, हाथ भी बटाना पड़ता है, बर्तन बर्तन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों पार्टी के बीच में वैलिड है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट अगर मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप नेचुरल लव एंड अफेक्शन पार्टी के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है उसमें हो रहा है तो वो वैलिड है, हाँ या ना। प्रॉमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विस, ठीक है, यही बताना चाहता, ऊपर में जो पास्ट कंसिडरेशन लिखा था ना वो यही, प्रॉमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विस, वॉलंटरी मतलब स्वयं इच्छा, आपको बोला हुआ नहीं था, अरे हम ऑफर देते कि ये करेगा तब तुम करते, तो क्या होता है कि हम ऑफर दिए तुम एक्सेप्ट, आप बोल रहे हैं कि कोई वॉलंटरी आपको सर्विस दिया, आप उसको प्रॉमिस किए चल दे देंगे, समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो जो सर्विस मतलब आपके लिए जो कंसिडरेशन मूव हुआ है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ या ना, बाद में आप प्रॉमिस किए हैं, समझ में आ रहा है। जैसे वो एग्जाम्पल दिए थे ना, नौकर गया है भतीजा को ढूंढने, वैसे केस समझा रहे, कुत्ता खो गया, तो हर्षित का कुत्ता खो गया है, बोला कि भाई अमर के सामने रो रहा था, मेरा कुत्ता चला गया, हम कटोरा भी मुंह में लेके चला गया है, किसमें हम खाएंगे, कुत्ता का डर नहीं है, गम नहीं है, ऐसे रो रहा है। तो दोस्त बोला चिंता मत कर, देखा नहीं गया अमरजीत को, उसका सॉरी अमर को, तो ये ढूंढने निकल गया, इसी बीच में कोई बोला अमर उससे मिलेगा, चप्पल तो मंदिर में खो आता है, वो कुत्ता ढूंढ पा रहा है तेरा, तो ये पेपर में कोई एग्जाम इसको बोला कि भाई ऐड दे दे, रिवॉर्ड दे दे, सब ढूंढ ले, ठीक है, तो ये बोला 25,000 इनाम मिलेगा जो मेरा कुत्ता कटोरी के साथ खोज के लिए, ठीक है, बाद में आया है कोई यही ढूंढ के लाया, अमर ही ले, तो अमर जब पे करने का बात होगा तो भाई ये तो ऑफर इसको दिया हुआ नहीं है, और जब दिया गया तो ये था भी नहीं, तो ये एक्सेप्ट मतलब ये नोन नहीं था इसमें ऑफर ना, इसको पता ही नहीं था उस ऑफर में, तो एक्सेप्टेंस किया है क्या ये नहीं,
तो फिर उसके लिए कैसा पैसा भाग यहाँ से, नहीं देगा। बाद में ये धमकी देने लगा, कुत्ता फिर गायब हो सकता है, कुत्ता तो मिल भी जाएगा, कटोरा नहीं मिलेगा। फिर हर्षित आएंगे कैसे, बहुत लगाव है उसको, पुश्तैनी कटोरा है, कई सदियों से कुत्ता उसमें खा रहा है। अब देखो समझो, अब इसमें क्या किया, हर्षित प्रॉमिस कर लिया कि नहीं 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 हम पे कर देंगे, प्रॉमिस कर लिया, चल दे देंगे। अमर का इसी पे घर चल रहा है, कुत्ते ढूंढ के लाओ। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ठीक है, यानी यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है, जो सर्विस किया है बिफोर कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ या ना, ये तब वैलिड होता है। ये इंटर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ बातें, सर्विस वॉलंटरी किया गया हो, यस, हैज बीन डन, हैव बीन डन फॉर द प्रोमिसर, उसी के लिए किया गया हो, प्रोमिसर के लिए। प्रोमिसर मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम व्हेन द सर्विस हैज बीन डन, जिसके लिए किया गया वो एग्जिस्ट, एंड द इंटेंशन ऑफ प्रोमिसर मस्ट हैव टू कंपनसेट, और ये इरादा है इसका पे करने का, हर्षित का इरादा है, तब हो जाएगा। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट ये मैं फाउंडेशन के लिए, लेकिन आप सुन लिए क्या बताएं कि अगर कोई पास्ट में वॉलंटरी एक्ट कर चुका है, भाई कोई कंसिडरेशन तो नहीं है, बोला हुआ तो नहीं था करने, अब हम बोले ठीक है दे देंगे तेरे को, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम इसको दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वहां पे तो वो कंसिडरेशन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ही मूव हो चुका है ना। ये मतलब इन शॉर्ट, अगर प्रॉमिस टू पे पास्ट वॉलंटरी सर्विस है तो वो क्या किस कैटेगरी में आता है, नो कंसिडरेशन। ठीक है, प्रॉमिस टू पे टाइम बैरेड डेप्थ, देखो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर किसी को लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या बोल रहा है, जैसे मान लें हम इससे पैसा पाते हैं, अब 2 साल हो गए, हम इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिए, ड्यू डेट्स, तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ये मुक्त हो जाता है उस लाइबिलिटी से, लॉ ऑफ लिमिटेशन ये बोलता है। अब क्या हुआ, गुरु का पैसा मारा है, चलेगा इसका, सब खराब ही जाना। तो कोई पंडित को हाथ दिखाया, बोला "ओ, तुम्हारे ऊपर गुरु दोष है, गुरु दोष कैसे जाएगा, पैसा फीस मारा है क्या सर का, ला, जा चुका था, अब आया ये पे करने। तो जब जो टाइम बैरेड डेप्थ, मतलब जो लॉ वाइज, लॉ ऑफ लिमिटेशन वाइज ये डिस्चार्ज हो चुका है, अगर हम इसके 2 साल तक लीगल एक्शन नहीं लिए, बाद में मेरे पास राइट भी नहीं है कि हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, तो इसका मतलब क्या, ये ऑटोमेटिकली हम कोई लीगल एक्शन ले ही नहीं सकते इसके ऊपर कि मेरा पैसा कब देगा। अब क्या हुआ, बाद में खुद ही प्रॉमिस कर रहा है कि हम दे रहे हैं, तो यहां पर जो ये पैसा दे रहा है माना जा रहा है कोई कंसिडरेशन, ये खुद ही आके, इसको बदले में क्या मिला, लॉ वाइज तो डिस्चार्ज था ना, मुक्त था ना उससे, आया ना, समझ में आया क्या। अगर कोई बंदा मुक्त हो चुका है अपने लाइबिलिटी से, बाद में उसको मतलब पैसा चुकाना था वो नहीं चुका है, लॉ बचा रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, नहीं कुछ कर पाएगा, चौड़ा में घूम रहा है, नहीं देंगे, मेरे साथ तो कानून का भी हाथ है। ठीक है, बाद में देखा ऊपर वाला का लाठी जब गिरा, आवाज नहीं है ना, समय खराब चल रहा है इसका, तो अब इसका इंटेंशन हुआ कि दे देते पैसे। अब ये जो आके दे रहा है कोई कंसिडरेशन है बदले में, कुछ पैसा खाली दे। एजेंसी बिजनेस, जो आप एजेंसी बिजनेस देखते हैं, आप एजेंट रखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरा कोई बाइक का ब्रांड है, हम इसको एजेंसी दे रहे हैं, मेरा बाइक बेच डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है। एजेंसी बिजनेस में कंसिडरेशन का दरकार नहीं, हम इसको एजेंट बना रहे हैं तो कोई कंसिडरेशन का बीच में दरकार नहीं भी हो सकता। गिफ्ट, गिफ्ट डीड बना के आप दे दिए, चैरिटी, और ये लेसर परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आप जितना में बात हुआ था आप उससे लेसर में राजी हो गए, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये काम का नहीं। आइए अब एक बार बुक में देखते हैं। देखो ये जो हम लोग वहां पे समझे थे केस, ऑफर ऑफरी रिवोकेशन वाला, वो बता दिया है। ठीक है, ये भी बता दिए हम। चिट्ठी वाला जो एग्जांपल दे रहे थे, चिट्ठी ऑफर का पहुंचा है, एक्सेप्टेंस का भी पहुंचा है, क्या मानेंगे पहले, जो पहले उसके नॉलेज में, दोनों चिट्ठी साथ में पहुंच गए, तब जो पहले पढ़ेगा वही मानेगा। अगर कैंसिल पहले पढ़े, जैसे मान ले ये एक्सेप्टेंस का भी चिट्ठी भेजा और साथ ही साथ भेज दिया कि नहीं नहीं हमको रिजेक्ट है, तो क्या मानेंगे होगा, जो पहले इसके नॉलेज में आएगा वही मानेंगे।
ठीक है, अब हम लोग ये वाला था जो कि हम बोले कि कंसिडरेशन के बाद पढ़ा देंगे। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन के बारे में बता दिए थे। यस। फिर सेक्शन 25 का कुछ एक्सेप्शन है कि क्या क्या है, रूल्स पढ़ा दिए क्या। कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट अ डिजायर ऑफ, ठीक है, प्रोमिस ही खुद भी हो सकता है और थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है, समथिंग वैल्यू होगा, ठीक है, आप ऐसा कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है, अनलॉफुल नहीं हो सकता, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट टाइप्स में कितने तरह का लिखा हुआ है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट दिख गया क्या, मतलब ये एक्सेप्शन है। इन सारे केसेस में क्या है, आओ अब हम लोग एमसीक्यू कितना नंबर पेज में बताओ। 10 कितना नंबर क्वेश्चन बताओ तो कहां से। अभी हम लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जितना होगा वो, और कंसिडरेशन वाला एक एक करके उठा के करते हैं। हालांकि इसमें तो मिक्स दिया है। कौन सा है बोलो। अच्छी भी है।